संसाधन के रूप में लोग अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सक सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वह जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादों के ज्ञान का स्टॉक है। परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। मानव संसाधन है और विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसे नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इन विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हमें इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाले अधिक आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किसी प्रकार का बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता से तीव्र वृद्धि ला सकती है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति और एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। स्रोत योजना आयोग, भारत सरकार। मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? यह उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? यह उससे अधिक है। यही मानव पूंजी है। संसाधन के रूप में लोग, ये चित्र में संसाधन के रूप में लोग दिखाए गए। मानव पूंजी चित्र 2.1। आइए चर्चा करते हैं। चित्र 2.1 देखें। क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर और दर्जी अर्थव्यवस्था के रूप में किस प्रकार परिसंपत्ति हैं? उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादन परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। निम्नलिखित 2 उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनाने का प्रयास करते हैं। शकल की कहानी। 2 मित्र बिलास और शकल एक ही गांव सोमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी मां शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी मां की मदद करता था। वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिससे उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी करा लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर की व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया।
सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन से और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर में को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म में अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसे उसके बाद बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे दी पदोन्नति दी। ये चित्र में दिखाए गए हैं। ये चित्र वाले में विलास और शकल की कहानी। विलास की कहानी। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था। वह शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार का पाला पोसा और जिम्मेदारी के तालाब से मछलियां खरीदी और निकट की मंडी में बेचती थी। वो मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उससे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी मां की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई मोहन को भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी मां बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी मां की तरह वह भी कम ही कमा पाता था कम ही कमा पाता था। आइए चर्चा करें। क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर पाते हैं? वे कौन से अंतर हैं? क्रियाकलाप। पास के किसी गांव या झुंगी इलाके में जाएं और अपनी उम्र के किसी लड़की या लड़की का अध्ययन करें जो विलास या शकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता है जबकि विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता था जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालन पोषण के लिए उसकी आय बहुत कम थी। शकल के मामले में कई वर्ष की शिक्षा ने उसे के श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसकी जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिली। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसलिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उसे उच्च आय और समाज में बेहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इसी तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चे को अपनी ही तरह सुविधाओं में वंचित स्थिति में रखते हैं। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देशों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उसी से ये देश धनी और विकसित बने। पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा होगा कि विलास मछली बेचता था और शकल को एक फार्म में नौकरी मिल गई। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालक, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन
एवं उत्खनन शामिल हैं। द्वितीय क्षेत्रों में भी निर्माण शामिल हैं। तृतीय क्षेत्रों में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटक सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से ही की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें इनमें ये चित्र में दिखाया गया है। क्या आप इस चित्र में आधार पर क्रियाकलापों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं? ये चित्र 2.3 में दिखाई गई है। प्राथमिक उत्पाद का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्ति का स्वलेखा उत्पादन आता है। क्रियाकलाप: आप निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाएं और उस गांव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। अगर यह संभव नहीं है तो अपने पड़ोसी से पूछिए कि उनका व्यवसाय क्या है। उनके पास काम को आप तीन क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में रखेंगे? बताइए कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाओं और गैर आर्थिक। बिलास गांव के बाजार में मछली बेचता था। बिलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता था। सकल एक प्राइवेट फार्म में काम करता था। सकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवारों में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के काम काज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है और बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती हैं उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। बिलास की माँ गीता मछली बेच कर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती है। उनके उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्धता आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है और शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अधिकांशतः महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र के विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुष के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्रों में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के लिए अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवाओं के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछिए कि क्या वह बनना चाहती है। जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षरता और स्वास्थ्य जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। शिक्षा: अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा के बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि ये विद्यालय के छात्र और छात्रा करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है।
प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने की प्रावधान किया गया है और इसे मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे एक व्यक्ति सकारात्मक परिसंपत्ति में एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। एक बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानी पूर्वक सोचने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा का प्रत्येक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। भारत में दर साक्षरता दर में स्रोत एनुअल सेंटर ऑन पॉपुलेशन आर्थिक सर्वेक्षण 1917 से 18। 1951 में ये 3 स्टेप दिखाए गए हैं। 1961 से 40 के आसपास दिखाए लाल वाले में। 1971 में 40 से ऊपर लाल वाले दिखाए गए हैं। 1981 में लाल वाले 40 से यानी 50 से ऊपर। 1991 में 60 से ऊपर। 2001 में 70 से ऊपर और 2011 में लाल वाले 80 से ऊपर। ब्लू वाले व्यक्ति हैं, लाल वाले पुरुष हैं और यानी पैरेट कलर वाले महिलाएं हैं। प्रगति निर्धारित विद्यालयों की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11वीं पंचवर्षीय में योजना में 3766.9 करोड़ रुपए हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा में वे 1951 से 52 में 0.64% से बढ़ाकर 2015 से 16 में 3% बजटीय अनुमान से हो गया। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017 से 18 में घटाकर 2.7% बताया गया है। इससे साक्षरता दर 1951 के आइए चर्चा करें। 1951 के ये ऊपर दे रखा है व्यक्ति की साक्षरता दर। आइए चर्चा करें। आलेख 2.1 अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। 1951 में जनसंख्या की साक्षरता दर बढ़ी। किस वर्ष भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक रही? भारत में पुरुषों की साक्षरता दर अधिक क्यों है? पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं कम शिक्षित क्यों हैं? आप भारत में लोगों की साक्षरता दर का परिकलन कैसे करेंगे? 2020 में भारत की साक्षरता दर का आपका पूर्वानुमान क्या है? ये चित्र में बता सकते हैं। क्रियाकलाप: अपने विद्यालय या अपने पड़ोस की शिक्षा विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की गणना करें। अपने स्कूल प्रशासक से कहें कि वे आपको लड़के और लड़कियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध कराएं। अगर आप उनमें कोई अंतर है तो उसका अध्ययन करें और कक्षा में उसका कारण समझाएं। 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई साक्षरता। प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% से अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है जबकि बिहार में 64% ही है। वर्ष 2015 से 16 में प्राथमिकता स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने के उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों स्थानीय सरकारें और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार कि यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के
धारणा और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि, 2017 से 18 तक एवं 30% 20 तक करने का प्रयास किया गया है। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2015-16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती की सारणी 2.1 में देखें। उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या, नामांकन और संकाय दिए गए वर्ष, महाविद्यालयों की संख्या, विश्वविद्यालय संख्या, विद्यार्थी और शिक्षक, यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज। 1950 से 51 में 750, 30 2,63,000, 24,000। 1991 से 91 में 7,346, 177, 49,25,000, 2,72,000 थे। 1998 से 99 में 11,000, 89, 238, 74,17,000, 3,42,000। 2010 से 11 में 33,000, 23, 523, 1,86,70,000, 50, 8,16,996। 2012 से 13 में 37,204, 628, 2,23,00,000, 2,938, 9,25,396। 2014 से 15 में 40,760, 711, 2,65,85,437, 12,61,350। 2015 से 16 में 41,435, 753, 2,84,84,776, 14,38,000। 2016 से 17 में 42,338, 795, 2,94,27,198, 14,70,190। 2017 से 18 में 14,12,851, 3,66,42,378, 12,84,997। 2018 से 19 में 911 और ये भर सकते हैं। स्रोत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वार्षिक रिपोर्ट 2010 से 11, 2012 से 13, 14, 15 से 16 एवं चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय WWUGC इन एनुअल रिपोर्ट 2016-17, 17 से 18, 18 से 19 PDF अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध अंतरिम गणना। आइए चर्चा करें। सारणी 2.1 में कक्षा में चर्चा करें तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। क्या विद्यार्थी की बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलेजों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? क्या आप सोचते हैं कि अब में विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ानी चाहिए? वर्ष 1950 से 51 से वर्ष 1958 से 99 तक शिक्षकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? भावी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के बारे में आपका क्या विचार है? स्वास्थ्य फार्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फार्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री या पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान। स्वास्थ्य केंद्र चित्र में दिखाए गए हैं। चित्र 2.5 में स्वास्थ्य की जांच के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए बच्चे दिखाए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए जांच में खड़े एक व्यक्ति को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसीलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्पतम सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवाएं तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी
क्षेत्रकों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। इन उपायों को अपनाने में जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2014 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई। शिशु मृत्यु दर 1991 में 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई। इस अवधि में असंशोधित जन्म दर गिर गई 20.4 और मृत्यु दर 6.4 पर आ गई। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता की सूचना और शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण भाग 2 2017 से 18। आइए चर्चा करें। सारणी 2.2 को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 1991 से 2015 तक औसत साल की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 1951 से 2015 तक डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ये शिशु मृत्यु दर अभिप्राय एक वर्ष में कम से कम आयु के शिशु की मृत्यु। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या। सारणी 2.2 संबंधित वर्षों में स्वास्थ्य आधारित संरचना एच दे रखा है। उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय तथा अस्पताल, बिस्तर, सरकारी भारतीय चिकित्सक परिषद में पंजीकृत डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, ANM प्लस RN एवं RM प्लस LHB। 2013 में 1,81,139, 29,274, 6,28,704, 45,106, 23,44,241। 2014 में 1,82,709, 29,715, 6,75,789, 33,536, 26,21,998। 2015 में 1,84,359, 29,997, 7,54,724, 20,422, 26,39,229। 2016 में 1,85,929, 30,044, 6,34,879, 25,282, 27,78,248। 2017 में 1,87,505, 31,641, 7,10,761, 17,982, 28,78,182। ANM ऑक्सलरी नर्स हाइड्रोइडियम RN एंड RM रजिस्टर्ड नर्सेस एंड रजिस्टर्ड मिडवाइस LHB लेडी हेल्थ विजिटर। स्रोत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2013, 14, 15, 16, 17, 18। केंद्रीय स्वास्थ्य गुप्तचर ब्यूरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर और नर्सों की संख्या वृद्धि पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्यों? किसी अस्पताल में आप और कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहेंगे? आप हाल में जिस अस्पताल में गए उस पर चर्चा करें। इस सारणी का प्रयोग करते हुए क्या आप एक आलेख बना सकते हैं? क्रियाकलाप। आप निकट के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में जाएं और निम्नलिखित विवरण नोट करें। जिस अस्पताल में आप गए उसमें कितने बिस्तर हैं, अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, अस्पताल में कितने नर्स कार्यरत हैं। इसके अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास करें। आपके इलाके में कितने अस्पताल हैं, आपके इलाके में कितने औषधशाला हैं। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिसमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं हैं। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज केवल 4 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल हैं। बेरोजगारी। शकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के कामकाज में अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने के गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगार उस समय विद्यमान कही जाती है जब
प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनगणना में नहीं हो सकती और न ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बाल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती हैं, वो अपने घर से बाहर जाकर परिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी जिनकी यद्यपि इसी कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रवृत्ति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगार तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोगों आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जैसे बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उनके काम मिलता है। ऐसा समय कृषिगत कामों में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसे 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं, ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किए गए अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेतों की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। शहरी क्षेत्रों में के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हताएं प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने की इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली में अलगाव में वृद्धि होती है। इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी पर अहितकार प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढांचा से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसीलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद करते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं।
इस कमाई से जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एवं विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र ये चित्र में दिखाया गया है। मोची वाला चित्र 2.6। क्या आपको स्मरण है कि जब आपने अपने जूते का चप्पल ठीक कराए थे तो कितना भुगतान किया था? में प्रचंड बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादक होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेतों के काम में साझेदारी और उत्पादक फसलों की हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार में अधिक शेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय या तृतीय क्षेत्रों में चला गया है। द्वितीय क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीय क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सिर की विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। आइए यह जानने के लिए एक कहानी पढ़ें कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। एक गांव की कहानी। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चे को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला लिया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म की हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वही उसकी पूंजी हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्होंने इससे अच्छा लाभ हुआ, जिससे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवार ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विशेष विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बों से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपने एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अभी सभी लोगों अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक बड़ा नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसीलिए उपज बढ़ गई और समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वहां गांव जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यहाँ एक साधारणतः गांव की कहानी थी जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। सारांश, आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगत किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करते हैं। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। अंततः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिससे पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहां रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो गए। संदर्भ आर्थिक सर्वेक्षण 2004 से 5, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के मध्य
अल्पावधि मूल्यांकन भाग 2 योजना आयोग नई दिल्ली। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 योजना आयोग नई दिल्ली। भारतीय दर्शन 2020 से 20 प्रतिवेदन योजना आयोग भारत सरकार नई दिल्ली। गैरी एस बेकर 1966 ह्यूमन कैपिटल theoretically and empirically analysis with special reference to education जनरल सीरीज नंबर 80 नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमी रिसर्च न्यूयॉर्क। थियोडोर डब्ल्यू शुटजल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल अमेरिकन इकोनॉमी रिव्यू मार्च 1961। एनसीईआरटी 2016 विद्यालयों के लिए अर्थशास्त्र का शब्दकोश त्रिभाषी पृष्ठ संख्या 62 से लिया गया।